नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंदौरिया टाइम्स समय अनुकूल समय समय पर ऐसी कुछ चर्चाएं परिचर्चाएं करता रहा है जिससे कि आम जन को सुविधाएं प्राप्त हो सकें या आम जन को आगामी खतरे से आगाह किया जा सके। ओमिक्रॉन के कहर से किस तरह से बचा जा सकता है, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, क्या सरकारी गाइडलाइन है, उन तमाम चीजों से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर कोटपुतली ब्लॉक स्तर के ऊपर ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हम लोगों के द्वारा की गई हैं या किस तरह से हमने तैयारियां की हैं कि हम किसी भी खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। इन सब हालातों को ध्यान में रखते हुए इंदौरिया टाइम्स की जो मुहिम समय समय पर जारी रही है और कोविड के पहली और दूसरी स्टेज के दौरान भी बराबर एक्सपर्टीज के माध्यम से हम आवाम को जागरूक करते रहे हैं। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत तीसरी लहर जो कि लगभग शुरू हो चुकी है, उस पे आज स्टूडियो में हमारे बीच हमारे साथ मौजूद है कोटपुतली राजकीय मीडियम हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर अश्वनी गोयल। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी पिंक सिटी जयपुर के बीच यदि कोई योजक कड़ी का कार्य कर रहा है तो वो कोटपुतली उपखंड क्षेत्र कर रहा है। और ऐसे में जहां लाइफलाइन का सवाल आता है तो बीडीएम हॉस्पिटल ऐतिहासिक दृष्टि से भी सन 62 से ये जो हॉस्पिटल है वो इस तरह से लोगों की सेवा में तत्पर है कि कभी भी इस हॉस्पिटल को स्थापित किए जाने के अंतर्गत स्वर्गीय मुक्तिलाल मोदी जो पूर्व विधायक रहे हैं यहाँ के, जो हर एक व्यक्ति के लिए विकास पुरुष की संज्ञा से नवाजे जाते रहे हैं, उनके इस सहयोगपूर्ण कार्य को नकारा नहीं जा सकता। उस योजक कड़ी के रूप में बीडीएम हॉस्पिटल लाइफलाइन का दर्जा प्राप्त करते हुए आखिर किस स्टैंडर्ड पे पहुंचा है, कितने बेड से वो शुरू हुआ और आज किस तरह से वो महामारी से जुड़े हुए ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट का मुकाबला करने के लिए तैयार है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीएमओ डॉक्टर अश्वनी गोयल। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बीडीएम हॉस्पिटल है इसका अभी स्टैंडर्ड क्या है, जैसा कि कितने बेड से ये शुरू हुआ और आज इसकी वर्तमान पोजीशन क्या है? ये बीडीएम हॉस्पिटल कोटपुतली का जो था, शुरू में 50 बेड का हॉस्पिटल था, फिर उसके बाद में 100 बेड का हुआ, 150 बेड का हुआ और अब उसके बाद 200 बेड के बाद इस समय 250 बेड का है और इनको जिला अस्पताल का दर्जा दे दिया गया है। आपने जाना कि 50 बेड से शुरू होने वाला यह भगवान दास बोरीजा वाला हॉस्पिटल कौन सोच सकता था कि ये जिला स्तरीय हॉस्पिटल में भी कन्वर्ट होगा। अक्सर इंदौरिया टाइम्स इस बात की पैरवी करता रहा है जिले की ओर अग्रसर कोटपुतली। कोटपुतली बेशक जिला ना सही लेकिन जिले से कम भी नहीं है कोटपुतली। ये वो टैगलाइन है जो इंदौरिया टाइम्स की अपनी टैगलाइन बन गई है। हमेशा से एक अग्रिम सोच के साथ, एक बढ़ोतरी के साथ सोच हमेशा कायम रही है। और आखिर इस जिला स्तरीय हॉस्पिटल के अंतर्गत यदि सुविधाओं की हम बात करें, सरकारी योजनाओं की हम बात करें, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि महज केवल हॉस्पिटल का ओहदा बढ़ा है, बेड बढ़ाए गए हैं या कुछ सुविधाएं और संसाधन भी बढ़ाए गए हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ी इमरजेंसी के अलावा जयपुर रेफर नहीं होना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि जिला स्तरीय इस हॉस्पिटल में क्या कुछ संसाधन हमारे यहाँ मौजूद हैं? अभी हमारे यहाँ पे जो जिला हॉस्पिटल है उसमें एक तो अभी सीटी स्कैन की थोड़ी कमी है, बाकी उसके अलावा आरटीपीसीआर लैब कोविड के लिए खोली गई है नई जी, और बेड 250 कर दिए गए हैं। उसके अलावा एक 10 बेड की आईसीयू बन गई है, वो अभी चालू है, उद्घाटन हो चुका है। उसके अलावा पीडियाट्रिक आईसीयू भी बनने जा रही है जिसमें 4 बेड पीडियाट्रिक बच्चों के छोटे बच्चे हैं उनकी आईसीयू रहेगी और 8 बेड में एचडीसी रहेगी जो थोड़े कम सीरियस होते हैं उनके लिए रहेगी। एक अभी जीरियाट्रिक वार्ड का और काम चालू है, जल्दी ही हम उसको चालू कर देंगे जिसमें जो भी ओल्ड एज के पर्सन है उनके फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह के लिए वो वार्ड बनाया जाएगा जिसमें उनको फिजिकल एक्सरसाइज की वो पूरी सुविधाएं मिलेंगी। सरकारी योजनाओं की यदि हम बात करें तो सरकारी योजना में जैसे चिरंजीवी योजना है या अन्य जो भी योजनाएं रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे जुड़े हुए संसाधनों सहित किस तरह से आम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है? चिरंजीवी योजना से हमारे यहाँ पहले भी सारी चीजें फ्री थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी चीजें, दवाइयाँ, ऑपरेशन जो भी होते हैं वो निःशुल्क होते हैं, सभी तरह की दवाइयाँ हम हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते थे। चिरंजीवी योजना आने के बाद में भी जो दवाइयाँ हैं और वो सारी चीजें हम पेशेंट को फ्री उपलब्ध करा रहे हैं। सभी जांचें हॉस्पिटल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। माना जाता है कि एम्बुलेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे यहाँ एक बहुत ही महंगी एम्बुलेंस भी है, तो एम्बुलेंसों में भी वृद्धि की गई है। आसपास के जो आपके सीएससी या पीएससी सेंटर्स हैं वो भी बीडीएम के साथ जब अटैच होते हैं तो एक बहुत बड़ा भार कम होते हुए देखा जा सकता है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एम्बुलेंस हमारे यहाँ पे जो क्रिटिकल केयर की एम्बुलेंस है, जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जिनको सांस से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जयपुर भेजते हैं, उनका कोई पैसा नहीं लगता।
उसके अलावा 108 एम्बुलेंस है, जब भी कॉल करते हैं वो आती है और पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्ट किया जाता है। कितनी एम्बुलेंस है अभी यहाँ अभी बीडीएम में हमारे पास वर्किंग में अभी 3 एम्बुलेंस है। आपने देखा कि वर्किंग में 3 एम्बुलेंस है और एक इमरजेंसी कॉल के लिए हिसाब से भी यदि क्रिटिकल की पोजीशन होती है तो उसमें भी पूरे संसाधनों से लैस एक बड़ी एम्बुलेंस यहाँ पूर्व में मौजूद है। यानी जिला स्तरीय हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, वो तमाम योजनाएं, उन योजनाओं से जुड़ी हुई दवाइयां और दवाइयों के साथ साथ वो सारे संसाधन यहाँ मौजूद हैं जिससे कि आम जन को लाभ मिल सकता है। कोविड की जो पहली और दूसरी लहर थी, बहुत ही क्रिटिकल फेज को हम लोगों ने फेस किया है और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उस दौर में भी आपने, जब बेड नहीं थे तब भी आपने लोगों को मैनेज किया है। ऑक्सीजन की कमी तो महसूस हुई लेकिन उसकी आपूर्ति इस तरह से हो गई कि क्या भामाशाह, क्या व्यक्ति, हर एक व्यक्ति एक तरह से धरती के भगवान की सुविधा के लिए, उसके सहयोग के लिए तत्पर था। अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आ चुका है और राजस्थान में बराबर केसेस बढ़ रहे हैं, कोटपुतली में भी रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं, इन सबको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? ऑक्सीजन को लेकर, बेडों को लेकर और ब्लड को लेकर, क्योंकि 3 ही चीजें इसमें डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। हमारी आरटीपीसीआर लैब 24 आवर चालू है। जितने भी सैंपल आते हैं हम डेली उनकी रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। और हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट जो था, सेकंड जो वेव आई थी उसमें एक प्लांट था जिसकी कैपेसिटी 30 बेड की थी और उस समय हमारे पास 75 से 80 पेशेंट ऑक्सीजन पे रहते थे, जो हमने कैसे भी जयपुर से मंगा के दिन रात 2-2 बार गाड़ियाँ भेज के ऑक्सीजन मंगाई और पूर्ति करी। अब हमारे पास एक तो 30 बेड का है, एक 65 बेड का, एक 70 बेड का, 3 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं और तीनों हमारे चालू हैं, जिनकी मॉक ड्रिल भी कर ली गई है और समय समय पर उनको चला के चेक भी कर रहे हैं हम। और बेड की संख्या ये है कि अब हमारे पास 130 बेड हमने कोरोना के लिए रिजर्व कर रखे हैं और 200 बेड है जिनके ऊपर हमारे ऑक्सीजन पॉइंट है। टोटल 200 बेड पे हैं। अगर और भी जरूरत पड़ी तो उनको हम बढ़ा सकते हैं। ब्लड की क्या स्थिति है? ब्लड बैंक हमारे यहाँ चालू है और ब्लड डोनेशन भी करती है, जो संस्थाएं हैं करती रहती हैं। पब्लिक भी अपने जन्मदिन पे सभी पे आके ब्लड डोनेट करती हैं। किस तरह से कोटपुतली उपखंड क्षेत्र जो है वो एक तरह से जागरूकता का पर्याय हो चला है। परिणाम आपके सामने है। कोविड की लहर, जो पहली और दूसरी लहर, जिसने किसी को नहीं बख्शा और हाल ही में अभी उपखंड अधिकारी डॉक्टर टी शुभमंगला और तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा के साथ जब इंदौरिया टाइम्स ने इंटरव्यू किया तो डॉक्टर टी शुभमंगला का यह कहना था कि दुनिया भर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कोई अपना ना खोया हो। बहुत ही मार्मिक बात थी। हर एक व्यक्ति ने या तो अपने परिजन को खोया है या अपने परिचित को खोया है। इसका मतलब हम जागरूक तो हैं, हमें ये तो पता है कि कोविड की भयावहता हमें कहां तक ले जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का अभाव है, जिसके चलते हम जारी गाइडलाइन की उस तरह से पालना नहीं कर पा रहे हैं। और उन सारी चीजों को प्रशासन अपने ढंग से जब काम में लेता है या उसे लागू करवाता है तो कई बार उन्हें लोगों का विरोध भी सहना पड़ता है। आवश्यकता है इन सारी चीजों में जारी गाइडलाइन के साथ साथ प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किए जाने की। जैसे कि हमने पहले एक फेज को पूरा किया है, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी और यहाँ तक कि मेरा वार्ड भी मेरी जिम्मेदारी में शामिल हो गया था, जिसे देखो वो हर एक व्यक्ति को लेकर असम सामग्री से और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर था। लेकिन क्या आप मैसेज करेंगे कि यदि लोग अभी भी नहीं जागृत होते हैं या जागरूकता का परिचय नहीं देते हैं तो क्या फिर से वो हालात पैदा हो सकते हैं? अभी जो पता चला है ओमिक्रॉन से इतनी सीरियसनेस तो नहीं हो रही, क्योंकि लोगों की 2 डोज जिनको लग चुकी बहुत कम इफेक्ट करता है, माइल्ड इफेक्ट आते हैं। लेकिन एक तो इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है। जो भी लोग बचे हुए हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा वो अपने तुरंत इम्यूनाइजेशन करवाएं। जिनकी सेकंड डोज बची है अपनी सेकंड डोज लगवाएं। 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो भी अपनी तुरंत अपने इम्यूनाइजेशन शुरू करें, क्योंकि अगर इम्यूनाइजेशन हुआ है तो अपन को एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीरियसनेस नहीं होगी। और सीरियसनेस नहीं होगी तो अपने हॉस्पिटलों पे भी भार नहीं पड़ेगा, घर वालों पे भी भार नहीं पड़ेगा। दूसरा, मास्क बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जाता है तो उसमें एयर में भी वायरस मिलता है। तो अगर आपने मास्क लगाया हुआ है और 2 गज की दूरी रखी हुई है और बार बार हाथ धोने का सिस्टम करा है तो आप कोरोना से बहुत अच्छी तरह से बचाव कर सकते हैं। वैक्सीन को लेकर कई बार बड़े भ्रामक प्रचार या सोशल मीडिया पे कुछ चीजें वायरल होती हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर के आपको क्या लगता है, डोजेज में कोई फर्क है या उससे कुछ इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित होता है? नहीं, दोनों जो वैक्सीन है दोनों अच्छी इफेक्टिव है, दोनों में एंटीबॉडी बनती है। उसकी ये है कि 83 डेज के बाद लगती है और कोवैक्सीन 1 महीने के बाद दूसरी डोज लेनी पड़ती है।
मैं समझता हूं कि राजकीय जिला स्तरीय बीडीएम हॉस्पिटल पीएमओ डॉक्टर अश्वनी गोयल के द्वारा तमाम वो जानकारियां आवाम से शेयर की गई हैं। आवश्यकता है जारी गाइडलाइन की पालना किए जाने की।